विल स्टार्ट विद द एज ऑफ मौर्यास। इन द लास्ट सेशन हमने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन किया था, अभी इसको पीपीटी से करेंगे। तो मौर्यन एम्पायर की स्थापना जो हुई थी वो तुमको मालूम ही है। मगध एम्पायर जब एक्सपैंड होना शुरू हुआ तो उसके बाद चौथी डायनेस्टी थी। फर्स्ट वाज द हरियंकाज, हरियंक डायनेस्टी। सेकंड शेषुनागाज, थर्ड Nandas, and then Nandas were toppled by the Mauryas with the assistance of चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने मतलब राजा बनाया था नंद वंश का को समाप्त करके। तो लेट्स स्टार्ट विद एज ऑफ मौर्यास। तो अब ये मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा था, ऑलमोस्ट पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट उनके कंट्रोल में था, ये साउथ का थोड़ा पार्ट छोड़ के। ओके। और इसका जो फर्स्ट मेजर किंग था दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इवन इधर भी ये सब कुछ ऑलमोस्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लिया था। एक छोटा पार्ट रह गया था कलिंग करके ही, इस पार्ट में, जिसको फाइनली अशोक ने युद्ध करके अशोक ने इसको भी अपने इसमें शामिल किया। और इस युद्ध के बाद अशोक ने अपने रूल के टाइम पे एक ही वॉर लड़ा, एक ही मेजर युद्ध किया जो कलिंग के साथ था। और उसके बाद ही तुरंत अशोक ने बुद्धिज्म लिया, और लेकिन उनका एम्पायर इंटैक्ट था। ओके। तो उसका फेमस किंग्स आर चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंबिसार, बिंदुसार, एंड देन अशोक। और फिर अशोक के बाद भी कई लोग आए, और धीरे धीरे फिर मौर्यन एम्पायर भी समाप्त होना शुरू हुआ। और फाइनली 185 बीसी में मौर्य वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। तब तक उनका 185 बीसी तक उनका साम्राज्य भी काफी छोटा हो चुका था, वो इतने एरिया में रह गया था, और वो भी फिर खत्म हो गया था क्योंकि यहाँ नई डायनेस्टी आई, शुंग डायनेस्टी। उस वंश के खत्म होने के अराउंड 150 साल बाद इस एरिया में एक नया किंगडम आया डेक्कन एरिया में, दैट वाज ऑफ सतवाहनास। ओके। तो वो हम आगे करेंगे। सो द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो the Ganges republics. Prior to Alexander, Kshatriyan republics dominated, vied for power in these areas. Ganges area republics मतलब गंगा नदी के अराउंड जो रिपब्लिक्स थे वो। एंड मगध was one of the most dominant. तो मगध का हमने पहले ही देख लिया है कि वो हरिंक डायनेस्टी से शुरू हुआ था। ओके, अंडर बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। उसके बाद शिशुनागाज आए थे। नाउ वेस्टर्न इंट्रूजन्स, नाउ इंट्रूजन्स फ्रॉम पर्शियंस होने शुरू हुए। बेसिकली हम ये बात करें कि मौर्य एम्पायर कैसे शुरू हुआ। तो जब ये इधर के इंट्रूजन्स होने लगे, इसके बारे में हमने कर लिया है, ईरानियन एंड मेसिडोनियन इन्वेजन्स, जिसमें डारियस एकेमेनिड एम्पायर था, वो ऑलमोस्ट इंडिया तक आ गया था। फिर एलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था, वो भी मतलब इंडिया के अंदर नहीं आया था, लेकिन प्रेजेंट डे इंडिया के बॉर्डर्स तक था एलेक्जेंडर का रूल। Now, Persians established Indus satrapy, and Alexander's withdrawal left a political vacuum. तो ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम इधर था, और बाय दिस टाइम इंडिया में नंद वंश का को टॉपल कर दिया गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य वाज इंस्टॉल्ड टू द थ्रोन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एलेक्जेंडर के जो वो यहाँ का जो किंग था उस समय, सेल्यूकस निकेटर, उसको भी हरा दिया था। और ये एरिया अपने, ये जो एरिया है, ये एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया था। एंड सेल्यूकस निकेटर हैड given all these territories for 500 elephants, and he had sent one of his ambassadors to the court of to Patliputra, and this person was known by the name Megasthenes, जिसने वो किताब लिखी है इंडिका।
Now the vacuum created by Alexander's withdrawal was completed by the Magad kingdom. So Magad kingdom filled the vacuum. Now Chandragupta Maurya, the founder, was the founder of Mauryan Empire. He overthrew the Magad kingdom in 1921 BC, conquered the Greek state of Bactria, the Seleucid control of Indus. Seleucid control यानी सेल्यूकस निकेटर का जो कंट्रोल था उसको सेल्यूसिड एम्पायर भी बोलते हैं, तो उस एरिया में उसको खत्म किया. देन चंद्रगुप्त एम्पायर एम्ब्रेस्ड ऑल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो कंप्लीट नॉर्थ इंडिया चंद्रगुप्त के इसमें कंट्रोल में आ गया था. साउथ का भी आ गया था, एकदम एक्सट्रीम साउथ छोड़ के. So Chandragupt's government, the government procedures devised by Kautilya, the advisor of the empire, the political handbook, Arthashastra outlined administrative methods. So इनके पास कई सारे मेथड्स और उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन किया था, उसके बारे में हम अभी करेंगे. ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस चंद्रगुप्त मौर्य. तो चंद्रगुप्त मौर्य उसका फर्स्ट, ही वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. चंद्रगुप्त मौर्य डिड नॉट बिलोंग टू क्षत्रिय फैमिली, लेकिन उसके ऊपर अलग अलग वर्जन्स है. ब्राह्मणिकल टेक्स्ट शो दैट चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ सन ऑफ मूरा, और उसी से नाम वो आया मौर्य. मूरा वाज अ कोर्टिजन इन द रॉयल कोर्ट. एंड कोर्टिजन मतलब जो नाच गाने करने वाली औरतें रहती है दरबारों में, वो. और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से एक मौर्या करके क्लैन था, क्षत्रिय क्लैन, उस समय नेपाल के बॉर्डर पे. चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग टू दैट. तो अब वो एग्जैक्ट क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं है. In 305 BC, Chandragupta defeated Seleucus Nicator, who surrendered a vast territory including Kabul, Arcosia, that is Afghanistan, then Baluchistan, and Arya, Herat, in return of 500 elephants. Now, Megasthenes was a Greek ambassador sent to the court of Chandragupta Maurya by Seleucus, and Chandragupta became a Jain and went to Shravan Belgola with Bhadrabahu, where he died of slow starvation. तो सालेखन एक जैनों में एक प्रोसीजर होता है जिसमें स्लो स्टारवेशन से यू हैव टू फाइनली एंड योर लाइफ. तो अभी उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है, मतलब वो जो कई लोग करते हैं जैन जैन इसमें, तो वेदर इट शुड बी अलाउड एज पर लॉ और नॉट, खैर वो एक अलग बात है. देन अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज तो पूरा ये किया, एंड देन आफ्टर रिटायरमेंट ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म, और चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा राजपाट त्याग दिया एक जैन मॉन्क बनने के लिए, एंड ही एक्चुअली बिकेम वन मॉन्क. और भद्रबाहु और स्थाल बाहु के बीच में जो डिफरेंसेस हुए थे, मगध में फेमिन जब आया था, हमने वो बुद्धिज्म जैनिज्म में किया है, तो अ ग्रुप लेड बाय भद्रबाहु माइग्रेटेड टू साउथ, और फिर कर्नाटक में आके उन्होंने अपना काफ़ी सारा लिटरेचर कंपाइल किया, उन्होंने जैन धर्म को एनरिच किया. तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी अब एक कंट्रीब्यूशन है. ओके, सो ही वाज नो मोर अ किंग, ही वाज जस्ट अ मॉन्क. ओके, देन under Chandragupta Maurya for the first time the whole of northern India was unified, और that you can see from the map कि इतना बड़ा ऐसा यूनिफाइड एम्पायर फिर इससे पहले कभी नहीं आया था, मौर्य से पहले. Now trade flourished, agriculture was regulated, weights and measures were standardized, and money came into use. तो मनी अभी लार्ज स्केल में यूज होना चालू हुआ, मतलब मनी फर्स्ट टाइम नहीं आया था 300 BC में, बिकॉज मनी बुद्धा के टाइम पे आना शुरू हो गया था, बट उसका लार्ज स्केल यूज जो एक्चुअली होता था वो मौर्यन एम्पायर के टाइम से शुरू हुआ इंडिया में. और मनी का यूज इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ट्रेड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी, और उससे एसोसिएटेड ट्रेडिंग ऑल्सो इंक्रीज. तो अब इंक्रीज ट्रेडिंग और इन सब किसी में वो पैसे के बिना तो हो नहीं सकता. सो मनी वॉज यूज ऑन अ लार्ज स्केल. एक्चुअली कोई किंगडम, कोई भी डायनेस्टी या कोई भी ईरा जो है वो कितना समृद्ध था या नहीं था, वो हिस्टोरियंस को इससे ही पता लगता है कि उस जमाने के कितने कॉइन्स मिलते हैं. तो अगर कॉइन्स अबंडेंस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब
वो एक फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी। और अगर कम मिल रहा है तो दिस ओनली शोज दैट कि उस समय ट्रेडिंग और ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफी कम हो गई थी और कॉमर्स एक्चुअली नहीं हो रहा था ज्यादा। सो दिस शोज कि जीडीपी एक्चुअली कम हो रहा होगा। सो ट्रेड फ्लरिश्ड एंड ऑफ कोर्स वो वही एक रीजन था, ट्रेड और एग्रीकल्चर फ्लरिश जब तक नहीं होगा तब तक लार्ज एम्पायर कैसे बनेगा, क्योंकि लार्ज एम्पायर कैसे सस्टेन होता है एक बड़ी आर्मी के साथ और एक बड़े स्टेट अपैरेटस के साथ, यानी बहुत बड़ा गवर्नमेंट का जखीरा होता है, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी रहती है, तो इन सब की सैलरीज देनी होती है, तो वो सब पैसे कहाँ से आएंगे? वो टैक्सेशन से ही आएंगे, और टैक्सेशन तभी होगा जब एक्चुअली लोगों के पास पैसे होंगे। लोगों के पास ही पैसे नहीं तो टैक्स कहाँ से लेंगे? तो लोग, और लोगों के पास पैसे होने के लिए समृद्धि होनी चाहिए। सो समृद्धि इन्हीं सब चीज़ों से आती है, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फ्लरिशिंग ट्रेड। ओके, सो टैक्सेशन, सैनिटेशन एंड फेमिन, फेमिन रिलीफ बिकेम द कंसर्न्स ऑफ द स्टेट। तो उन्होंने उस समय, उस जमाने में ये सारी चीज़ें कोडिफाइड की थी कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पूरा लिखा है राजधर्म क्या है, फिर अपनी प्रजा का कैसे ध्यान रखना होता है। तो उसमें सैनिटेशन का मेंशन है। सैनिटेशन का मतलब है क्लीनलीनेस रखना, तो सड़कें साफ होनी चाहिए, तुम्हारे ड्रेन्स होने चाहिए क्लियर, और ऑल दोज थिंग्स। देन चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय बिंदुसार। तो बिंदुसार का एक्चुअली हिस्ट्री में ज़्यादा रोल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उसने एक्चुअली कोई नए वॉर्स तो किए नहीं, छोटे मोटे किए थे। एंड ऑलरेडी बहुत बड़ा पार्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टाइम पर एम्पायर में शामिल कर लिया था, तो बिंदुसार को ज़्यादा कुछ करने जैसा था नहीं। सो बिंदुसार एक्सटेंडेड द किंगडम फर्दर एंड कॉन्कर्ड द साउथ एज फार एज मैसूर। ठीक है, तो ये जो पार्ट है बियॉन्ड विंध्यास, बियॉन्ड विंध्यास, ये जो है इसके नीचे का पार्ट बिंदुसार ने इनकॉर्पोरेट किया था मगधन मौर्यन एम्पायर में। So Bindusar asked Antiochus of Syria to send some sweet wine, dried figs, and sophists. Sophists मतलब जो सेंट और ये होते philosophers. So Antiochus sent wine and figs, but politely replied that Greek philosophers are not for sale. ठीक है, तो ये एक फेमस इंसिडेंट है। दिस ऑल्सो शोज कि बिंदुसार यानी मौर्यन एम्पायर में और ग्रीस में उस जमाने में, अब ग्रीस कितना दूर है, उस जमाने में ट्रेडिंग रिलेशंस थे। एंड बिंदुसार पैटर्नाइज द आजीविकाज। तो आजीविकाज कौन है? आजीविकाज एक अलग सेक्ट होता है जो गॉड को नहीं मानता, जस्ट लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और ऐसे कई सारे उनके लीडर्स थे, वो अभी हिस्ट्री में ज़्यादा नोन नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि देर वर अराउंड 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स एट द टाइम ऑफ बुद्धा एंड महावीर। उसमें से दो जो है, वन लेड बाय बुद्धा एंड अदर लेड बाय महावीर, वो ज़्यादा पॉपुलर हुए। और बाकियों का भी कहना यही था जो ये लोग कहते थे। एंड दे ऑल्सो डिड नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। दे एम्फेसाइज्ड द राइट पाथ ऑफ लाइफ। देन अशोक। तो अशोक ये सबसे फेमस किंग है इंडिया का। और अशोक के टाइम पे ही ऑलमोस्ट पूरा सब कॉन्टिनेंट इनके कंट्रोल में था। ऑफकोर्स अशोक को भी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़नी थी, लेकिन अशोक को मेजर लड़ाई लड़नी थी किंग बनने के लिए, क्योंकि ट्रेडिशंस ये बताते कि अशोक की माँ जो थी वो भी कोई रॉयल प्रिंसेस नहीं थी। सो बट ही वॉज एबल, ही वॉज कैरिस्मेटिक, और ही वॉज ऑल्सो फेवरेट ऑफ हिज फादर। तो उसको एक्चुअली लड़ाई लड़नी पड़ी थी अपने ही भाइयों के साथ किंग बनने के लिए। और अल्टीमेटली वो जो नेचर का रूल जैसा होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो रॉयल एक्सेशंस में भी वही रूल काम आता है, यानी वही रूल वर्क करता है कई केसेस में। तो जो सबसे एबल होगा, जो सबसे कैरिस्मेटिक होगा, डिप्लोमेटिक होगा, इंटेलिजेंट होगा, वही अपने बाकी भाइयों को के ऊपर प्रिवेल करता है। तो फिर अब उसमें प्रिवेल करने के लिए बाकी भाइयों को भले ही कत्ल करना पड़े, जेल में डालना पड़े, या उनको समझाना पड़े,
कि मुझे किंग बनने दो, तो वो जो भी साम दाम दंड दंड भेद जो बोलते हैं वो हर चीज यूज करके किंग बना जाता है. Now, according to Buddhist tradition, Ashoka usurped the throne after killing his 99 brothers and spared Tissa, the youngest one. तो इतने सारे लोग लाइन में थे किंग बनने के लिए, उन सबको हरा के अशोक फाइनली किंग बना. Then Radhagupta, minister of Bindusar, helped him in the fratricial struggle. Under Ashok, the Mauryan Empire reached its climax. For the first time, the whole of the subcontinent, leaving out the extreme south, was under the imperial control. Now, Ashoka fought the Kalinga War in 261 BC, in the ninth year of his coronation, and the king was moved by the massacre in this war and therefore abandoned the policy of physical occupation and favored the policy of cultural conquest. So, the physical occupation वाला जो ये concept था जिसको बोलते थे भेरी घोष, भरी घोषा, that was replaced by धम्म घोषा. तो कलिंगा वॉर में जो मैसेकर हुआ था, मतलब एक बहुत ही बुरा कत्लेआम हुआ था. फिर एक्चुअली लेडीज आ गई थी तलवारें लेके बाकी आर्मी से लड़ने के लिए. So that incident basically moved Ashok, and he finally decided to give up all the violence. And he was anyways in contact with Buddhist monks, so he embraced Buddhism. तो इसमें फिर अशोक के बुद्धिज्म एम्ब्रेस करने के बाद बुद्धिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत स्प्रेड हुआ. अशोक ने उसके लिए एक मंत्रालय भी रखा था, और धम्म घोष नहीं, उसका नाम था. And they were minister was appointed, officials were kept. He even involved his own children for in the spread of Buddhism. ठीक है. Now, Ashok was not an extreme pacifist. He did not pursue the policy of peace for the sake of peace under all conditions. तो अशोक ने बुद्धिज्म ले लिया था, वो एक मठ में जाके रहता था, बट उसने अपनी पहली बात तो राजपाट नहीं छोड़ा था, यानी he still was the king, and moreover he did not disband his army. तो इतनी भी जो ह्यूज मौर्यन आर्मी थी वो वैसी की वैसी ही थी, और कल्चरल कॉन्क्वेस्ट पे वो एम्फेसिस करता था, लेकिन फिजिकल कॉन्क्वेस्ट पे नहीं करता था. उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अब कॉन्क्वेस्ट करने को बचा क्या था, सब कुछ तो आसपास का एरिया मौर्यन एम्पायर के कंट्रोल में आ गया था. फिर अगर तुमको करना है तो उससे आगे जाना पड़ेगा, फिर वो बहुत दूर हो जाएगा कैपिटल से. ओके, नाउ सी यू कैन इमेजिन, सपोज ये यहाँ पर पाटलिपुत्र है, यानी पटना जो है, जहाँ पे उनकी कैपिटल हुआ करती थी. तो ये पूरा एरिया तो ऑलरेडी आ गया है उनके कंट्रोल में. अब आगे अगर एक्सपैंड करना है तो ये इधर जाना पड़ेगा, ईरान इराक साइड. उतना शायद जाने की उसकी इच्छा नहीं होगी, इधर जा नहीं सकते, यहाँ तो हिमालयाज है, और फिर इधर भी ये बहुत दूर हो जाता था, तो कैपिटल से तुम कितना दूर जाओगे. सो मे बी दैट कुड बी द रीजन. नाउ इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, ऐसा मुझे लगता है कि अभी कॉन्क्वेस्ट करने को बचा क्या है, जो जितना भी आसपास का एरिया है वो सभी तुम्हारे कंट्रोल में. सो देन यू कैन टॉक यू, एंड देन इन सच सिचुएशन यू हैव द लग्जरी ऑफ टॉकिंग अबाउट धम्म घोष, यानी कल्चरल कॉन्क्वेस्ट. Now, thus he retained Kalinga after its conquest and incorporated it into his empire. अब जैसे कलिंगा वॉर के बाद बोलते हैं अशोक वॉज मूव्ड बाय द मैसेकर एंड ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म, लेकिन अब इतना ही मूव्ड हो गया था तो उसने कलिंगा वापस तो दिया नहीं, यानी वो घूम फिर के अपने एम्पायर में ही शामिल किया था, सिर्फ उनको अपना रूल करने के लिए वो दे दिया इंडिपेंडेंस, बट इट वॉज पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर. एंड ही डिड नॉट डिसबैंड हिज आर्मी. वो जिस आश्रम में रहता था वहीं से, वहाँ उसके जनरल्स और सारे मिनिस्टर्स वहाँ मिलने आते थे, और वहाँ से वो राजपाट चलाता था. इतना बड़ा साम्राज्य जो है वहाँ से चलाता था. सो अशोका सेंट मिशनरीज टू द किंगडम्स ऑफ चोलाज एंड पांड्याज and the 5 states ruled by Greeks. We also know that he sent missionaries to Ceylon and Suvarnabhumi, that is Burma, and also parts of Southeast Asia. So that was basically for the spread of Buddhism. फिर अशोका's Dhamma. So Ashoka's Dhamma cannot be regarded as sectarian faith. Now, its broad objective was to preserve the social order
it ordained that people should obey their parents, pay respect to Brahmanas and Buddhist monks, and show mercy to slave and servants. Okay. Now he held that if people behaved well, they would attain Swarg, heaven. So basically, he never said that they would attain Nirvana, which was the goal of Buddhist teaching. So though Ashoka embraced Buddhism, but his aim of his brand of Buddhism was a bit different from what Buddha taught. क्योंकि अशोक का कहना, अशोक के हिसाब से तुम अच्छे काम करो तो स्वर्ग में जाओगे. बुद्धिज्म का एंड अल्टीमेटली, अगर बुद्धिस्ट बन के तुम बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह रहते हो तो उसका अल्टीमेट एम होता है निर्वाण प्राप्त करना. निर्वाण प्राप्त करना मतलब क्या? मोक्ष, यानी टू कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, बर्थ एंड रीबर्थ. ओके. तो बुद्धा का एम, अशोक का एम वो नहीं था. अशोक का एम ये था कि प्रॉपरली बिहेव करो, सारे रूल्स फॉलो करो, पेरेंट्स को ओबे करो, मॉन्क्स को डोनेशंस दो, उनको हेल्प करो, उनको रिस्पेक्ट करो. तो अब भले ही अशोक ने बुद्धिज्म ले लिया था, बट ही डिड नॉट परसिक्यूट द ब्राह्मण्स. यानी उस समय के जो वैदिक रिलीजन था, उसको हिंदू रिलीजन नहीं बोल सकते, उसको वैदिक रिलीजन बोलेंगे. सो उस समय जो वैदिक रिलीजन के प्रीस्ट थे, दैट इज द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणास, उनको परसिक्यूट करना वैसा नहीं था. ही वॉज जनरस टू बोथ. बट सिंस ही हिमसेल्फ बिकेम बुद्धिस्ट, तो उस वजह से बुद्धिज्म बिकेम क्वाइट पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री. देन Ashoka Empire. Now the empire was divided into a number of provinces, probably five. So the northern province was called Uttarpat, had Takshashila as its capital, and western province was Avantipat, and its capital was Ujjain. ये सारी cities अभी भी है. जो तक्षशिला कैपिटल है वो मॉडर्न डे कराची सिटी है पाकिस्तान में जो है. और फिर उज्जैन, उज्जैन सिटी अभी भी है. देन प्रजापत with capital at Toshali, and which formed the eastern province, while Dakshinpat, with its capital at Suranagri, was the southernmost province. So central province Magad, with the capital at Patliputra, was the headquarters of the entire kingdom. Now, according to the Junagadh inscription of Rudraraman, Saurashtra was governed by Pushyagupta, the Vaishya at the time of Chandragupta, and by the Yavana king Tushapa at the time of Ashok. तो ये यवन की, यवन किंग मतलब यवनास जो वर्ड है ये यूज होता है रोमन्स के लिए. तो गुजरात एरिया में एक रोमन रूल रहा है शॉर्ट पीरियड के लिए एट द टाइम ऑफ अशोक, which ultimately accepted the the suzerainty or paramountcy of अशोका's empire. तो अब तुम इस डायग्राम से तुम देखो कि कैसे अलग अलग डायनेस्टीज के टाइम पर मगध एम्पायर एक्सपैंड हुआ. सो फर्स्ट जैसे है मगध, मगध पहले इतना सा था. ओके. यानी इतना बिम्बिसार हरियंग डायनेस्टी के टाइम पे. फिर शिशुनागाज ने अवंती की पावर को खत्म किया, एंड बाय द टाइम नंदास केम तो ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया पूरा उनके कंट्रोल में आ गया था. ओके. फिर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इतना, बाकी का नॉर्थ इंडिया भी, पाकिस्तान और इसका जो पार्ट है वो सब भी आ गया. और फिर फोर्थ इज हिज एक्सपेंशन टू द वेस्ट, ये और आगे बढ़ रहा है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का भी कुछ पार्ट. ठीक है. फिर बिंदुसार ने फर्दर कॉन्क्वेस्ट किया, साउथ ऑफ विंध्यास तक लेके गया अपना किंगडम. और ये एक इतना पार्ट बच गया था, आई टोल्ड यू, कलिंग. ये बच कैसे गया था पता नहीं, लेकिन ये जो बचा कुचा था ये भी अशोक ने अपने टाइम पे ले लिया. तो अशोक के टाइम पे इतना बड़ा किंगडम इंडिया, इतना बड़ा इंडिया के, इतना बड़ा एरिया, सॉरी इतना बड़ा, ये इंडिया अशोक का एम्पायर था. सो ये दिस वाज द लार्जेस्ट एवर एम्पायर रूल्ड बाय वन सिंगल रूलर एवर इन इंडिया. और फिर इसके बाद इतना बड़ा एम्पायर सीधा औरंगजेब का था. हाँ, क्योंकि समुद्रगुप्त का भी था लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था. समुद्रगुप्त जो गुप्ता 4th सेंचुरी एडी में, उसके अंडर में भी काफी बड़ा एम्पायर था गुप्ता एम्पायर. लेकिन उन्होंने पॉलिसी अलग अपनाई थी, यानी ऑफिशियली उनके उनके एम्पायर का पार्ट नहीं था.
बट उनका कंट्रोल था इन सब एरियाज पे, अनऑफिशियल कंट्रोल। लेकिन औरंगजेब के टाइम पे फिर से इतना बड़ा इंडिया हो गया था, और फिर सबसे बड़ा इस एरिया में अगर किसी ने राज किया तो वो है ब्रिटिश, क्योंकि उनके कंट्रोल में ये सब तो था ही, लेकिन इधर का भी था, बर्मा साइड का भी था। सो ब्रिटिश रूल्ड ओवर एन अनप्रेसिडेंटेड पार्ट इन दिस सब कॉन्टिनेंट। और देखो वो कहाँ से आए थे, कहाँ है इंग्लैंड, वहां से आके यहाँ पे इतने बड़े एरिया पे अकेले एक छत्र राज अगर किसी ने किया था तो दैट वाज बाय द ब्रिटिश। ओके। और वो ऐसा राज था कि वो जब वहां से इंग्लैंड से आए, कोई आर्मी नहीं लेके आया, सब यहीं के ही, कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं। जैसे बाकी केसेस में ये होता है कि एक्चुअली जब ये सपोज ये एम्पायर एक्सपैंड हो रहा है तो ये आर्मी की वजह से हो रहा है ना, आर्मी एक्चुअली इन्वेड कर रही है इनके टेरिटरीज को और इसको अपने इसमें ले रही है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देर देर आर वॉर्स। तो ब्रिटिश ने कौन से वॉर्स लड़े इंडिया में? ब्रिटिश ने जो वॉर्स लड़े वो इंडियन फौज के साथ ही लड़े, प्रिडोमिनेटली इंडियन आर्मी। ओके। अब ये इनकी डायनेस्टी का पार्ट है, मौर्यन डायनेस्टी का, उसका ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। एंड द लास्ट किंग वाज बृहद्रथ, जिसका 185 बीसी में कत्ल हो गया था। एंड दिस वाज डन बाय पुष्यमित्र शुंगा। और उसके बाद इसके इसकी मृत्यु के साथ मौर्य मौर्यन डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। उसके बाद नंद शुंगा डायनेस्टी आती है। देन शुंगा डायनेस्टी भी खत्म होती है, उसके बाद कनव डायनेस्टी आती है उसी एरिया में। तब तक इनफैक्ट मगध एम्पायर बहुत छोटा हो गया था। So Chandragupta was for Maurya was followed by Bindusar. Bindusar was succeeded by Ashok. Ashok was succeeded by his son Dasrath. फिर Samprati, then Salisuka, then Devavarman, then Satadhanvan, and then Brihadrath. तो ये उनका ऑर्डर है मौर्यन किंग्स का। ठीक है। सो मौर्यन एम्पायर के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी। नाउ द मौर्यंस were better rulers and culturally rich. They had a highly centralized and hierarchical government, well-developed trade and commerce, welfare of foreigners, maintenance of public places, including markets and temples. The most significant ruler of this period was Emperor Ashok, who converted to Buddhism and introduced Buddhism outside India. After the death of Ashok, the Mauryan Empire disintegrated rapidly, and all of South Asia fragmented into regional powers. तो ऐसे ही होता है कि ये सब जो उसके बाकी के सक्सेसर्स थे वो उतने पावरफुल और करिस्मेटिक नहीं होंगे कि इतने बड़े राजपाट को संभाल सके। तो फिर ऐसे केस में ही धीरे धीरे एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है। हिस्ट्री इज रिप्लीट विद सच एग्जाम्पल्स। ऐसा ही होता रहा है हिस्ट्री में हमेशा। अभी खैर सिस्टम अलग आ गया है, अभी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, तो अभी बड़ी कंट्रीज मैनेज हो सकती है। अब बड़ी बड़ी कंट्रीज है जैसे कि रशिया है और अमेरिका। अब रशिया भी तो फिर भी डिसइंटीग्रेट हुआ ही था, सोवियत यूनियन जो था इतना बड़ा। ओके देन नाउ द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ मौर्यस। तो the origin of non-violence came from the Mauryas. Then there was a war of Kalinga. Ashok promoted non-violence along with Buddhism. Now the spread of Buddhism to neighboring countries of China, Thailand, and Vietnam, Japan, he was instrumental in that. Now he promoted education and intellectual movement. The world's first university was established in India. More than 10,500 students from all over the world studied more than 60 subjects. Okay, so this was the level of education that was introduced during Ashoka's rule. Of course, अब ये जो education है ये वैसा नहीं होगा जैसा scientific education जिसको बोलते हैं. It was more of philosophy based and that kind of thing. आणि नालंदा अभी नहीं बनी थी, बाद में बनी. Okay. देन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है। सो अर्थशास्त्र रिटन बाय चंद्रगुप्त मौर्य प्राइम मिनिस्टर चाणक्य प्राइमरीली dwells into the nuances of economy and administration.
ठीक है, I told you that all over the world, Kautilya's Arthashastra is taught in public administration. Now, the treatise lays down various rules that should be formulated for a ruling monarch. Now, it laid down strategies for a well planned state economy. Then, the Arthashastra has 15 adhikaras, adhikarnas or books, of which the first five deal with Tantra and internal administration of the state, eight deal with Avapa or its relations with neighboring states, and the last two are miscellaneous in character. अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, ये जो पूरे अर्थशास्त्र है, ये सब के सब, ये जो 15 हम बुक्स की बात कर रहे हैं, ये सब के सब चाणक्य ने नहीं लिखी थी। उसमें चाणक्य की कुछ थी और बाकी की दूसरे लोगों की थी, एंड ऐसे करके वो कंप्लीट अर्थशास्त्र बनता है। Now, the work is concerned with all the topics that deal with the internal administration and foreign relations. फिर Mauryan army कैसी थी? Now, the most striking feature of Mauryan administration was the maintenance of huge army. Now, they also maintained a navy. Now, according to Megasthenes, the administration of army was carried by a board of 30 officers divided into 6 committees. Now, each committee consisting of 5 members. तो वही सेम जैसा कमिटी सिस्टम होता है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, वैसा। सो वन कमिटी विल डील विथ आर्मी, फिर एक कैवलरी के एक एंटायर आर्मी का मतलब ये यहाँ पर हो गया तुम्हारा फुट सोल्जर्स, देन कैवलरी के लिए अलग कमिटी, एलिफेंट्स के लिए अलग, चैरियट्स के लिए अलग, नेवी के लिए अलग, और ट्रांसपोर्ट के लिए अलग. Now the state controlled almost all economic activities and तो इनका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स नहीं थे और डेलीगेटेड अथॉरिटी नहीं थी. ओके, now tax collected from peasants varied from 1/4 to 1/6 of the produce. So you can see कि वो taxation बहुत heavy नहीं था, यानी exploitative नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पे तो 50% था, 50% प्लस था, या और उसके बाद उसने ब्रिटिश के पहले के भी कई रूलर्स के टाइम पे. Now tolls were also provided, levied on commodities brought to town for sale, and they were collected at gates. The state enjoyed monopoly in mining, sale of liquor, manufacture of arms, etc. Now some other facts about the Mauryas. Now, though Megasthenes opined that there was no slavery in India, yet according to Indian sources, slavery was a recognized institution during Mauryan reign. Now, according to Arthashastra, a man would be slave either by birth, by voluntarily selling himself, or by being captured in war, or as a result of judicial punishment. तो स्लेव बनने के इतने सारे वेज थे. तो एक तो स्लेवरी का एक वे हो गया कि यू आर बॉर्न इनटू दैट फैमिली, स्लेव फैमिली, तो तुम्हारा फेट तभी तय हो गया कि तुम कहाँ पैदा हुए. फिर एक यू कैन सेल योर सेल्फ एंड बिकम समवन स्लेव, and you can be captured as prisoner of war and then become a slave, or you can be punished to become a slave. Now, but a practice that a slave could buy back his freedom existed in India, which was absent in the contemporary Greek world. तो कम से कम ये एक कंसोलेशन था कि यू कैन बाय बैक योर फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी. उसके कुछ होंगे रूल्स कि तुमने इतने इतने साल करना है, या इतना इतना पैसे कमा के देने, देन करना, देन यू आर फ्री, और जो भी उसके रूल्स होंगे. ड्यूरिंग मौर्यन रूल, though there was no banking system in India, yet usury was customary and the rate of interest was 15% per annum on borrowing money. तो एक बैंकिंग एक्टिविटी चलती थी ना, इट वो चलती ही होगी, उसका सिंपल रीजन ये है कि वो फ्लरिशिंग ट्रेड और कॉमर्स जहाँ होता है वहाँ पर बैंकिंग तो होती है. अब ऑफ कोर्स उसका वो सिस्टम आज के जैसे जो बैंक्स होते हैं मॉडर्न बैंक्स वैसे नहीं होगा, इंडिविजुअल मनी लेंडर्स देते होंगे, लेकिन पैसा उधारी पे और उस पे तो चल होना ही पड़ता है, बिकॉज कोई भी मॉडर्न इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी इन जनरल बिना लेंडिंग और उसके नहीं चलती, बिना बैंकिंग एक्टिविटी के नहीं चलती, क्योंकि कोई भी बिजनेस रहेगा उसको सस्टेन करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, और हर कोई
अपनी जेब से नहीं लगाता ना। आज की भी डेट में कितने भी बड़े प्रोजेक्ट हो, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोई नया ये करना है, और किसी को भी टाटाज को नया प्रोजेक्ट करना है, तो कोई भी अपने पैसे से थोड़ी ना बिजनेस करता है, पैसे हमेशा बैंक से लिए जाते हैं। ऑल business expansions are done by loans. Okay. Now during Mauryan period, the punchmark coins were the common unit of transaction. Now Tamralipti in the Gangetic Delta was the most prosperous port on the east coast of India. Now Tamralipti port के remnants अभी भी that they are visible. Now the guild leaders in the urban centers had the actual control of urban institutions, but most of them were supporters of the heterodox sects, particularly Buddhism. तो ये जो गिल्ड लीडर का मतलब क्या होता है, हर ऑक्यूपेशनल ग्रुप का एक एसोसिएशन जैसा होता है जिसको गिल्ड बोलते हैं। यानी जैसे प्रेजेंट डे में तुम पकड़ लो ऑटो रिक्शा यूनियन, ऑटो रिक्शा वालों की अगर कोई यूनियन है तो उसको गिल्ड बोलेंगे। ओके, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स यूनियन है, तो दिस काइंड ऑफ गिल्ड्स। और इनके गिल्ड्स के जो लीडर्स रहते थे, ये आपस में सारी अर्बन इंस्टीट्यूशंस में कोऑर्डिनेट करके इनका कंट्रोल उस पर रहता था, एंड दे वर मोस्टली फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। नाउ मेगास्थीन्स इन हिज इंडिका हैड मेंशन्ड 7 castes in Mauryan society. So they were philosophers, farmers, soldiers, herdsmen, artisans, magistrates, and councillors. Okay. Now origin of the Mauryas. So